Okay, so in this video we'll be taking a look at the topic of diphtheria, जो कि एक फ्रिंजियल डिजीज़ है। अगेन एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जिस तरह हमने मीजल्स की बात की, हमने टीबी की बात की, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की बात की, उसी तरह डिप्थेरिया भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होती है या फिर नेजोफ्रिंजियल रूट से स्प्रेड होती है। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये कॉज होती है बाय द टॉक्सिन स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो एक तो ये कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, अच्छा, अब डिप्थीरिया ना सिर्फ फेरेंजियल पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, ना सिर्फ टॉन्सिल्स को इन्वॉल्व करता है, साथ ही ये लैरिंक्स को भी इन्वॉल्व करता है। एंटीरियर नेजल डिप्थीरिया भी होता है जो कि नोज़ के पोर्शन को इन्वॉल्व करता है, तो साथ में कुटेनियस डिप्थीरिया स्किन को भी इन्वॉल्व करता है। अब हमें जो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं करें वो ये होगी कि डिप्थीरिया हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज मायोकार्डाइटिस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिप्थीरिया इज़ हार्ट फेलियर या मायोकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये बात हमने माइंड में रखनी है कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है डिप्थीरिया कि हमें लगा कि ये लेरेंजियल एडीमा करा सकता है या फ्रिंजियल एडीमा करा सकता है, बट द ट्रूथ इज इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर। तो ये चीज़ हमने माइंड में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इसका एजेंट एक बैक्टीरियम है, दैट इज कोलन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगेन नेजोफ्रिंजियल सिक्रीशंस हैं। एंड अगर स्किन से रिलेटेड डिप्थीरिया है तो स्किन लेशन से जो सिक्रीशंस निकलती है वो भी कॉज कर सकती हैं। फोमाइट्स कंटामिनेटेड होने से भी हो सकता है। और इन्फेक्टिविटी पीरियड इसका 14 to 28 डेज है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब एक महीने तक इफेक्ट कर सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड छोटा ही है, 2 to 6 डेज का। अच्छा, देन जो इंपॉर्टेंस की बातें हैं वो यही है कि बच्चों को अफेक्ट करती हैं मोस्टली 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज में, और दोनों जेंडर्स अफेक्टेड होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डायरेक्टली इन्फेक्ट और या फिर डायरेक्टली भी पेशेंट्स इससे मतलब लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं इन्फेक्टेड कुटेनियस लीजन से। पोर्टल ऑफ एंट्री वो ये रेस्पिरेटरी रूट से हो सकता है, अगर स्किन पे कट्स लगे हुए हैं या अल्सर्स स्किन पे, वहाँ से भी एंटर हो सकता है ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें ये ग्रेश सी मेम्ब्रेन बनती है और द टॉन्सिल्स विच इज़ आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्थीरिया। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में ये है कि अगर तो फेरेंजियल डिप्थीरिया है तो सोर थ्रोट होगा, स्वॉलन ग्लैंड्स होंगे नेक के, लिम्फ नोड्स स्वॉलन होंगे, बार्किंग कफ मिलेगी, रेसिंग हार्ट क्योंकि हार्ट भी इसमें अफेक्ट होता है, वीजिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग, फीवर एंड चिल्स जो कि नॉर्मल टोंसलाइटिस में मिलता है। अच्छा, शिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिप्थेरिया इन्फेक्शन। होता है कि जब डिप्थेरिया बॉडी में जाकर अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट ना बॉडी में एंटी टॉक्सिन्स बनते हैं। ठीक है, तो उन एंटी टॉक्सिन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक टेस्ट रखा हुआ है, एक यू कैन से स्क्रीनिंग टेस्ट रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज शिक टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट के एक फोरआर्म पे इंटरडर्मली इंजेक्ट कर रहे होते हैं शिक टॉक्सिन, और दूसरे फोरआर्म पे इंजेक्ट कर रहे होते हैं किल्ड शिक टॉक्सिन। मतलब एक पे मतलब न्यूट्रल इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि इनएक्टिवेटेड शिक टॉक्सिन है, और दूसरे में हम थोड़ा सा वी कैन से एटीनुएटेड शिक टॉक्सिन इंजेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर तो वो पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है डिप्थीरिया से, तो उसमें एंटी टॉक्सिन्स एंटी बॉडीज़ बनी होंगी ऑलरेडी डिप्थीरिया के अगेंस्ट या उस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। तो वो क्या करेगा, जैसे हम उसमें ये शिक टॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर पेशेंट उसमें कोई एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, वो पहले एक्सपोज था ही नहीं डिप्थीरिया से, तो वो हमें टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। सो द पर्सन इज़ इम्यून, सो नो रिएक्शन इज सीन। ठीक है, तो बस यही बात है। और ये टेस्ट होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिप्थीरिया एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन विद इन द सीरम ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। लेकिन अब इस टेस्ट को रिप्लेस कर लिया है हीम एग्लूटिनेशन स्टडीज़ में। हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट या हीम एग्लूटिनेशन स्टडीज़ में दरअसल हम सीरम में ही एंटीटॉक्सिन का लेवल डिटर्मिन कर लेते हैं और हमें ये शिक टेस्ट नहीं करना पड़ता। बट स्टिल ये हमें प्रेजेंस ऑफ एंटीटॉक्सिन्स के बारे में बताता है और ये पेशेंट की हाइपर सेंसिटिविटी बताता है टू द डिप्थेरिया टॉक्सिन। तो बस हम 0.2 ml शिक टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं और 0.2 ml हम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। और अगर तो पर्सन इम्यून है तो जो हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके सिरम में भी 0.03 यूनिट से ज़्यादा एंटीटॉक्सिन पर ml प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बस यही है कि हमें रिएक्शन तब नहीं मिलता जब पेशेंट इम्यून हो। ठीक है, और अगर हमें रिएक्शन मिलेगा लाइक एक रेड सा फ्लश बन जाएगा उस एरिया में विद इन 24 to 36 आवर्स, और तो हम ये कहेंगे कि दिस पेशेंट इज़ नॉट इम्यून टू डिप्थीरिया टॉक्सिन। ठीक है, तो बस ये बातें हैं इसकी। बाकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो सिंस ये एक टॉक्सिक स्ट्रेन होता है डिप्थीरिया का, तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में। इसके लिए हम एंटी टॉक्सिन भी देते हैं। एंटी टॉक्सिन जो बॉडी में सर्कुलेटिंग टॉक्सिन होता है डिप्थीरिया का, उसको टैकल करता है, उसको कॉम्बैट करता है। जो फिक्स्ड टॉक्सिन है उसको ये नहीं डील कर सकता, और जो इटसेल्फ डिप्थीरिया का ऑर्गेनिज्म है ये उसको भी डील नहीं कर सकता। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि एंटीटॉक्सिन कौन से टॉक्सिन्स को टैकल करता है, तो दैट इज़ द सर्कुलेटिंग टॉक्सिन इन द सीरम ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये दे सकते हैं। इसके अलावा हम पेनिसिलिन देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन देते हैं फॉर 5 to 6 days बिकॉज इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्थेरिया तो ये कि हम इंडिविजुअल को सेपरेट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड बहुत ज़्यादा है, 14 to 28 डेज़ तक है। और अर्ली डिटेक्शन की जाए, इसके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, तो डीपीटी की फॉर्म में दी जाती थी पहले, अब उसको पेंटावलेंट वैक्सीन की फॉर्म में दिया जाता है। और डिप्थेरिया को उर्दू में खन्नाक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पेंटावलेंट 1, पेंटावलेंट 2, पेंटावलेंट 3 फर्स्ट दी जाती है 6 वीक्स पे, सेकंड 10 वीक्स पे और थर्ड 14 वीक्स पे, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, और इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है वो एक बैक्टीरियम है, दैट इज़ नेजेरिया मेनिंजाइटिस। ज़्यादा यंग इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करती है डिजीज़, और कोल्ड एंड ड्राई मंथ्स में ज़्यादा होती है। प्लस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है जो बाकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, नेजोफेरेंजियल सिक्रीशंस, और इंक्यूबेशन पीरियड भी छोटा है 3 to 4 डेज। मोड ऑफ इन्फेक्शन है डायरेक्ट स्प्रेड से या ड्रॉपलेट रूट से। तो सिस मेनिंजाइटिस है तो उसके सिम्टम्स भी वही हैं सेम, टिपिकल हेडेक होगा और नेक स्टिफनेस होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। इसके अलावा फोटोफोबिया, फोनोफोबिया और पेटिकी भी मिल सकते हैं बॉडी पे। ओके, तो अगर हम टाइमली एंटीबायोटिक्स दें विद इन 2 डेज ऑफ इलनेस, तो 95% पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। तो डीओसी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, दैट इज पेनिसिलिन, इसको याद रखना है। और पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में हम थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन सेफ्ट्राक्सोन भी देते हैं और क्लोरामफेनिकोल भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, मास कीमोप्रोफिलैक्सिस। अच्छा, एक और चीज़ हम जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जो प्रोफिलैक्सिस है ना मेनिंजाइटिस किया, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, उसमें हम देते हैं रिफैम्पिसिन, और जो इसका डीओसी है, जो इसकी ड्रग कोच है, दैट इज पेनिसिलिन, ठीक है। तो इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना आपस में। देन वी हैव इन्फ्लुएंजा या जो कॉमन कोल्ड अक्सर हमें होती है। अच्छा, अब जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है और जो डिफ्थेरिया है, दीज बोथ आर एक्चुअली दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। अच्छा, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए भी वैक्सीनेशन दी जाती है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन है ईपीएस स्केड्यूल में या नहीं, तो यस, ईपीएस स्केड्यूल में मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट भी होती है इम्यूनाइजेशन, और वो हमने न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन की फॉर्म में देनी होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस टाइम पे देते हैं, किसके साथ इन कॉम्बिनेशन देते हैं, लेकिन इसके लिए हम न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन देते हैं, मतलब न्यूमोकोकल ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। अच्छा, तो अच्छा, जो इन्फ्लुएंजा की डिजीज़ है वो मिक्सोवायरस, पैरामिक्सोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। पैरामिक्सोवायरस ए बी सी ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और रिजर्वॉयरस का एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं। अच्छा, सारे एजेस अफेक्ट हो रहे थे, लेकिन मोस्टली बच्चे और बूढ़े अफेक्ट हो रहे होते हैं। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, उसके स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन्स होती हैं, एक होती है हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन और एक होती है न्यूरामिनेडेज प्रोटीन, जिसकी वजह से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं इस वायरस की, ठीक है। और इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बनती हैं, जो कि 7 डेज आफ्टर द अटैक वो बनना शुरू होती हैं, और 2 वीक्स तक वो मैक्सिमम लेवल रीच करती हैं, लेकिन अबाउट 8 to 12 मंथ्स वो ख़त्म होने लग जाती हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन के 12 महीने बाद इसका अटैक दोबारा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तक पुरानी एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो चुकी होती हैं, राइट। अच्छा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। उसमें एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मैकेनिज्म है, एक एंटीजेनिक शिफ्ट का मैकेनिज्म है। तो ये जो ड्रिफ्ट और शिफ्ट है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो ड्रिफ्ट है ना, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस और म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस दैट कैन लीड टू चेंजेस इन सरफेस प्रोटीन्स ऑफ वायरसेस, हीमोग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनेडेज। मैंने बात की कि ये दोनों प्रोटीन्स सरफेस पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बात कर रहे थे कि इन एंटीबॉडीज़ की अपीयरेंस फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर 8 to 12 मंथ्स चूँकि एंटीबॉडी ख़त्म हो जाती हैं, तो उस टाइम में फिर दोबारा इसके रिकरेंस के चांसेस होते हैं। ओके, हाँ, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट ये है कि स्मॉल चेंजेस आएंगे या म्यूटेशन आएंगे इन द जीन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस, जिसकी वजह से उसके सरफेस प्रोटीन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। डेफिनेटली अगर सरफेस प्रोटीन्स चेंज हो जाएंगे तो उसका नया वेरिएंट बन जाएगा, तो दैट इज़ ड्रिफ्ट। एंटीजेनिक शिफ्ट ये होती है बेसिकली कि अच्छा, एंटीजन यहाँ पे ड्रिफ्ट लिखा हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्मॉल चेंजेस अक्यूमुलेट करता है वायरस, या जो उसके डीएनए में चेंजेस आते हैं व्हेन इट्स अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जब वो बाय बीइंग द पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम अफेक्ट करेगा। एक इसके ना कंट्रास्ट में पॉइंट होता है एंटीजेनिक शिफ्ट का। एंटीजेनिक शिफ्ट ये होती है कि जब एनिमल वायरसेस ह्यूमन वायरसेस को अफेक्ट करने, सॉरी, एनिमल वायरसेस ह्यूमंस को अफेक्ट या ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने की एबिलिटी डेवलप कर लें, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक शिफ्ट, एंड दैट इज लाइक अ मैसिव चेंज, ठीक है। जब जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है, ये माइन्यूट से चेंजेस होती हैं, स्मॉल चेंजेस म्यूटेशन होती हैं, जिसकी वजह से जस्ट जो वायरस है उसको सरफेस प्रोटीन चेंज होते हैं, लाइक न्यूरामिनेडेज या हीमोग्लूटिनिन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो एनिमल वायरस और ह्यूमंस को अफेक्ट करने लग जाए, वो तब होता है जब एंटीजेनिक शिफ्ट आ जाए उसमें, ठीक है। अच्छा,
उस वही कॉन्सेप्ट आगे एक्सप्लेन भी हुआ हुआ है कि अच्छा, और फिर हमने बात की कि चूँकि जो हमने पैरामिक्सोवायरसेस हैं उनके बारे में हमने कहा कि वो टाइप ए बी सी के होते हैं। जो टाइप ए वायरसेस हैं वो उनमें एंटीजेनिक शिफ्ट भी आ सकती है, ड्रिफ्ट भी आ सकती है, जिसकी वजह से वो पेंडेमिक्स कॉज कर सकते हैं। जो टाइप बी वायरसेस हैं उनमें ड्रिफ्ट तो आती है लेकिन शिफ्ट नहीं आती, जिसकी वजह से वो इतने मतलब ग्रेजुअली डेवलप हो रहे होते हैं। वो ऐसा कुछ कोई यू कैन से सडन और सीवियर डिजीजेस कॉज नहीं करते। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में यही है कि हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं बाय द नेज़ोफेरेंजियल सिक्रीशंस, थ्रोट सिक्रीशंस, और इस तरह से हम वायरस की डिटेक्शन कर सकते हैं। और सीरोलॉजी पे हम हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन और ऐसा कर सकते हैं। और हमने हीमोग्लूटिनेशन आपको याद हो तो डिप्थीरिया में भी की थी, जिसमें हमने उसका टॉक्सिन आइडेंटिफाई किया था, सॉरी एंटी टॉक्सिन लेवल आइडेंटिफाई किया था। ओके, सो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा। वैसे तो सिंपल कॉमन कोल्ड होती है, लेकिन इस वजह से एक्यूट साइनसाइटिस भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, प्रूलन ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है इफ़ द फीवर इज परसिस्टिंग बियॉन्ड 4 to 5 days। और राय सिंड्रोम, जो कि हमने चिकन पॉक्स इन्फेक्शन का देखा था, राय सिंड्रोम के जब चिकन पॉक्स हुआ और साथ में हम एस्प्रिन दे दें पेशेंट को, दैट कैन कॉज हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, और यही राय सिंड्रोम इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ भी हम ऑब्जर्व करते हैं द चिल्ड्रन, और टाइप बी वायरस के साथ बेसिकली। जबकि जो टाइप ए वायरसेस है वो ज़्यादा अंडरगो कर रहे थे शिफ्ट मैकेनिज्म्स। अच्छा, लेकिन अगर अनकॉम्प्लिकेटेड सीजनल इन्फ्लुएंजा है तो वो एज मतलब उसके लिए कोई ऐसा प्रोपर एंटीवायरल थेरेपी देने की जरूरत नहीं है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तो कॉम्प्लिकेटेड इलनेस है या हाई रिस्क पेशेंट में कोई इलनेस है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में कोई इलनेस होगी इन्फ्लुएंजा की, उस केस में हमें एंटीवायरल थेरेपी देनी पड़ती है। अच्छा, इसकी जो प्रिवेंशन तरीके उसमें वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन भी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी होती है। अब हमने जो बात की थी उसकी टीबी की बात की थी, और हमने बात की थी उसके बाद मीजल्स की। दोनों हमने ये देखा था कि उसमें कैसी वैक्सीन थी, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी। ठीक है, जबकि हमने जब बात की थी अपने ये पिछले वाले की डिप्थीरिया की, इसमें किल्ड वैक्सीन थी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए किसमें किल्ड है किसमें एटेन्यूएटेड है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस में भी किल्ड भी आती है और एटेन्यूएटेड वैक्सीन भी आती है। अच्छा, तो इसी फ्लू से बचने के लिए बस यही है कि वॉशिंग द हैंड्स और मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, वो जो किसी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमने करना है। ठीक है, कोरोना वायरस जिसको हमने क्लोज उसकी एसोसिएशन देखते हैं विद सार्स वायरस। ठीक है, और लेकिन चलिए उसका वेरिएंट है, इट्स फिर सार्स वायरस नहीं है, और सिम्टम्स उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो फीवर, चिल्स, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। रनी नोज, हेडेक, नोज, वोमिटिंग, डायरिया इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कोविड के। और ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक देते हैं, चलो एंटीवायरल भी दे सकते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज़ में, एंटीबायोटिक अगर सुपराइटेड इन्फेक्शन है, स्टेरॉइड्स भी देते हैं, एंटीवायरल स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स। सिम्टोमेटिक और एडमिशन भी रिक्वायर होता है अगर प्रोग्रेसिव डिजीज़ और निमोनिया सीवियर निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत लीथल होती है। वैक्सीनेशन इसके अगेंस्ट है, डीएनए वैक्सीन भी होती हैं, इसमें साइनोफार्म में आरएनए वायरस वैक्सीन होती है, फाइजर है। और बस बाकी उसकी भी वही सारी प्रिकॉशंस हमें ऑलरेडी पता है। तो हमने डिप्थीरिया की बात की, हमने मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस की बात की, हमने सार्स की बात की, कोविड-19 की, और हमने इन्फ्लुएंजा वायरस की बात की। सो यस, दैट इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।